Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अपनी क्लासेस चल रही है पीजीआई के रिगार्डिंग। किस प्रकार से पीजीआई एमसीक्यू बनाता है, प्रीवियस एग्जाम्स को देखते हुए हमने अपने क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो प्रीवियस पीजीआई के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही एमसीक्यू हम यहाँ पे सोल्व करवा रहे हैं और उन्हीं टॉपिक्स को अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उन टॉपिक्स का वेटेज एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन टॉपिक्स में से प्रीवियसली जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो साथ ही साथ हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है। पहले हम एसजीपीजीआई के लिए करा रहे थे, अभी जो हम हमारी पीजीआई के लिए भी रन करवा रहे हैं, जिसमें हमने कुछ टेस्ट हमने इंक्लूड किए हैं। काफ़ी अच्छा हमने उसका लेवल रखा है पीजीआई के अकॉर्डिंग, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस हमने उसके एकदम अफोर्डेबल रेंज में रखी है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, एनाफाइलेटिक शॉक इज ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। कौन सी ड्रग के साथ में जो है हमें ट्रीट करना है किसको, एनाफाइलेटिक शॉक को। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, एड्रेनालिन, प्रोप्रानोलोन, एनालिप्रिल या फिर डिगॉक्सिन। कौन सी ड्रग ट्रीट करेगी एनाफाइलेटिक शॉक को? प्रीवियस पीजीआई के अंदर एमसीक्यू पूछा हुआ है, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। काफी अच्छा एमसीक्यू है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एनाफाइलेटिक शॉक होता क्या है। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा एनाफाइलेक्सिस क्या होता है। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? एनाफाइलेक्सिस मीन क्या हो गया, एक्सपोजर टू एलर्जन cause serious life threatening situation इज कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। ठीक है, कोई एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शंस वगैरह आती है तो वो क्या करेगी, लाइक जैसे अपनी बॉडी में एलर्जन है तो ये क्या है अपने पास में एक तरीके से एंटीजन है, तो अब अपनी बॉडी इसके प्रति रिएक्शन करेगी। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये क्या है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अभी क्या है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, अगर ये एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन से कंट्रोल में नहीं आता है ये प्रॉब्लम, तो ये क्या कोज करती है आगे जाके, डिक्रीज सडन ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज करती है। ठीक है, नैरो कर देगी एयरवे को, साथ साथ में डिक्रीज ब्रीथिंग रेट। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन को, इसको हम क्या कहते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक। दिस इज द एनाफाइलेटिक शॉक। अब इस प्रकार के शॉक को ट्रीट करने के लिए हमें कौन सी ड्रग काम में आएगी? तो ड्रग जो हम काम में लेंगे वो क्या लेंगे, एड्रेनालिन। ठीक है, अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या कर देगा अपनी बॉडी में, इंक्रीज कर देगा किसको, हार्ट रेट को ये बढ़ा देगा एंड ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करेगा, साथ साथ में ब्रीथिंग पैटर्न को भी ये एस्टैब्लिश करता है वापस से। ठीक है, जो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है वो वापस एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, एड्रेनालिन का दूसरा नाम क्या होता है, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट एमसीक्यू इससे क्या बनता है कि ये कहाँ से निकलता है एड्रेनालिन, रिलीज्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड। अब और एमसीक्यू क्या बन जाएगा कि एड्रिनल ग्लैंड के भी कहाँ से निकलेगा, कौन से पार्ट से निकलता है, तो कोर्टेक्स पार्ट से। ठीक है, कोर्टेक्स पार्ट से क्या निकलता है, एक तो निकलता है एपिनेफ्रिन, दूसरा क्या निकलता है, नोरेपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये दोनों सब्सटेंस कहाँ से निकलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से। ओके, अब एग्जामिनर क्या आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है इस टॉपिक से कि एड्रेनालिन जो ड्रग है उसका डोज क्या रहता है। ठीक है, एड्रेनालिन का आपसे क्या पूछ सकता है, वो डोज पूछ सकता है। तो सबसे पहले ये एड्रेनालिन का रेशियो क्या रहता है इसके अंदर, तो 1:5 1:1000 का रेशियो में हमें क्या करना है, इस डोज को डिवाइड करना है 1:1000। और किस तरह लगाना होता है इसको, रिपीट आफ्टर 5 मिनट। अगर 5 मिनट में
कंडीशन कंट्रोल में नहीं आती है तो नेक्स्ट 5 मिनट से हमें क्या करना है, इस रेशियो के अंदर हमें एड्रेनालिन को लगाना होता है। ये एमसीक्यू पूछा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू पूछे आपको तो बोल दे कि एडल्ट के लिए क्या डोज होगी, तो एडल्ट के लिए क्या डोज होगी, 500 माइक्रोग्राम इन 0.5 ml। अब अगर आपसे पूछ ले चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, अगर चिल्ड्रन मोर देन 12 ईयर का है तो ये सेम डोज रहेगी। ठीक है, अगर ये चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर का है तो डोज हमारी चेंज हो जाएगी। डोज कितनी रह जाएगी, 300 माइक्रोग्राम। ठीक है, 300 माइक्रोग्राम या फिर 0.3 ml क्या करेंगे, उसको शॉर्ट देंगे। अब अगर बात आ जाती है इन्फेंट की या फिर लेस देन 6 ईयर वाले बच्चों में, इसके अंदर यहाँ पे लेस देन 6 to 12 ईयर हो जाएगा और इसमें आ जाएगा लेस देन 6 ईयर। इन्फेंट नहीं, लेस देन 6 ईयर की अपन बात करें तो यहाँ पे अपन कितनी डोज रखेंगे, 150 माइक्रोग्राम या फिर 0.15 ml की अपन क्या डोज रखेंगे, एड्रेनालिन की डोज रखेंगे। और मोस्ट ऑफ द डोज ये कैसे देंगे अपन, IM रूट से। ठीक है, इन इमरजेंसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अगर पर्सन हॉस्पिटल में है तो अपन उसको IV भी दे सकते हैं, बट ये स्पेशलिटी के अंदर दिया जाना चाहिए। बट अगर इमरजेंसी केस में आता है उसको एड्रेनालिन लगाना होता है तो इस डोज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एड्रेनालिन का हमें शॉट देना है पेशेंट को। ठीक है, ये हो गया क्या, एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब बाकी के शॉक के आपको मोटा मोटी आपको मैं नाम बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट शॉक आपको क्या देखने को मिल सकता है हमारी बॉडी में, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगी इसमें हमारा क्या, सर्कुलेटरी वॉल्यूम। ठीक है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम इसके अंदर डिक्रीज होना, लाइक ब्लड का अमाउंट डिक्रीज हो जाना। ठीक है, इसको हम हेमरेजिक शॉक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक कब होता है, कोई प्रकार का क्या है, सबसे पहले सिस्टमिक इन्फेक्शन हुआ किसी पर्सन को। सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से उसके बाद उसमें क्या हो गया पर्सन में, ऑर्गन का फेलियर होना। ठीक है, ऑर्गन का फेलियर आगे जाके कन्वर्ट किस में हो जाएगा, शॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा शॉक हुआ, सेप्टिक शॉक ड्यू टू इन्फेक्शन। एमसीक्यू डायरेक्ट बनते हैं इनसे कि हाइपरवोलेमिक शॉक किसको कहते हैं, सेप्टिक शॉक किसको कहते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं इससे। नेक्स्ट शॉक कौन सा है, कार्डियोजेनिक। तो कार्डियोजेनिक शॉक कब आता है, जब हार्ट फेल की कंडीशन में आ जाए। तो इसके अंदर क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जो कि नॉट गिव मेटाबॉलिक नीड्स, अपनी बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड्स है उनको उनको वो जो कार्डियक आउटपुट से जो भी ब्लड निकलता है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हार्ट फेल हो गया। तो ये क्या हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक। इसके बाद में नेक्स्ट शॉक की बात करते हैं अपन, वो है न्यूरोजेनिक। किसी भी प्रकार का यहाँ पे डैमेज हो रहा है किसको, ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को, जिसकी वजह से पर्सन में जो वेजोमोटर जो टोन है उसकी क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक हो रहा है, लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। ठीक है, गुलिन बेयर सिंड्रोम की वजह से भी न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें बॉडी जो है वो कैसे हमें फील होती है, बॉडी फील वार्म एंड ड्राई। इसका ध्यान में रखना, एमसीक्यू पूछा हुआ है कि न्यूरोजेनिक शॉक होता है तो बॉडी फील कैसी होती है, तो बॉडी फील वार्म एंड ड्राई। बाकी के कंडीशंस के अंदर बॉडी फील कोल्ड। ठीक है, सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट शॉक की बात करते हैं हम। देखिए, दो टाइप के शॉक और देखने को मिलता है, वो होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है, माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पाता है वेसल्स के अंदर। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या क्या आ जाएगा, कुछ भी ऐसा जो माल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे ब्लड फ्लो का।
इसके बाद में नेक्स्ट शॉक की अपन बात करते हैं तो वो कौन सा है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। नेक्स्ट टाइप क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो रहा है, माल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है सर्कुलेटरी फ्लो के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलेशन। तो कुछ इस प्रकार से शॉक होते हैं अपनी बॉडी की में, ठीक है। तो मेनली ये कुछ टाइप्स है हमारे पास में शॉक के, जिनसे एग्जाम में एमसीक्यू बनता है। ये ध्यान रखना, वार्म एंड ड्राई स्किन किसमें होती है, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर। बाकी बाकी के शॉक में हमारी क्या रहती है, बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट एक एमसीक्यू और बताता हूँ मैं आपको। शॉक के अंदर मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या देनी है, फ्लैट पोजीशन हमें पेशेंट को जो प्रोवाइड करवानी है, विथ बेड साइड अप या फिर लेग्स एलिवेटेड। अब लेग्स एलिवेटेड क्यों रहते हैं, टू प्रोमोट वेनस रिटर्न, ठीक है। वेनस रिटर्न यहाँ पे वापस अच्छा करने के लिए, वाइटल्स ऑर्गन्स तक वापस ब्लड फ्लो को पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, लेग्स को एलिवेट करते हैं, एंड जो पोजीशन क्या देते हैं, फ्लैट देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा था कि ड्रग कौन सी देंगे, तो ड्रग कौन सी देंगे, एड्रेनालिन। तो ये कुछ एड्रेनालिन है, और इसका ये डोज का पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है, साथ साथ में आपने नोट डाउन कर लेना है सब चीजें, ताकि रिविजन में आपको हेल्प हो। एमसीक्यू पूछा हुआ है लास्ट टाइम के एम्स बठिंडा के अंदर, एक एमसीक्यू पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, अच्छा, और इसमें देखिए क्या है, नेक्स्ट ड्रग देखिए, अभी ड्रग यहाँ पे बताई गई है क्या, कौन सी है, प्रोप्रानोलोन। तो प्रोप्रानोलोन क्या होता है, बीटा ब्लॉकर है। तो आपको ड्रग की कैटेगरी का भी पता होना चाहिए, एमसीक्यू बनते हैं इससे। तो प्रोप्रानोलोन क्यों नहीं देंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, शॉक हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सडन ब्लड प्रेशर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये बीटा ब्लॉकर तो और क्या करवाता है, डिक्रीज करवाएगा ब्लड ब्लॉकर को, हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, तो हम बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। नेक्स्ट कौन सी है, एनालेप्रिल। तो एनालेप्रिल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, एसई इनहिबिटर। एसई इनहिबिटर क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये भी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में काम आती है, इसलिए एसई इनहिबिटर भी नहीं देंगे। नेक्स्ट कौन सी है, डिगोक्सिन। डिगोक्सिन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि डिगोक्सिन क्यों नहीं देंगे हम, क्योंकि ये तो हार्ट के अंदर रिदम को मेंटेन करती है, ठीक है। हार्ट के अंदर रिदम को मेंटेन करने के काम आती है, इसलिए अपन इसको डिगोक्सिन को अपन यहाँ पे नहीं देंगे। बट जबकि हमें तो क्या करना है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तभी तो यहाँ पे शॉक का ट्रीटमेंट होगा, तभी का ब्लड का फ्लो अच्छा तरीके से हर और वाइटल ऑर्गन की तरफ जाएगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी इसकी, एड्रीनलिन। नेक्स्ट एमसीक्यू, कंटिन्यूअस बबलिंग इन वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज इज कंसिडर्ड एज, ठीक है। अब एक क्या लगाया गया है पेशेंट को, वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है पेशेंट को, और वहां पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस बबलिंग सीन हो रही है वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। आपने देखा, और आपने देखा क्या देखा, कि जो उसके अंदर क्या कंटिन्यूअस बबलिंग हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये क्या कंसिडर करता है, ठीक है। तो आपको क्या कंसिडर करना है इसको देखते हुए, ऑप्शन क्या है कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, सर्जिकल एम्फाइसीमा यहाँ पे हो चुका है, या फिर एयर लीकेज इन सिस्टम, सिस्टम के अंदर कोई इसी प्रकार का एयर का लीकेज हो गया है, चेस्ट ड्रेन आउट हो गया है। इसको हमें सही मानना है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। तो देखिए सबसे पहले वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज करता क्या है, ठीक है, इससे एमसीक्यू बना हुआ है। सो दिस प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ एयर एंड फ्लूइड इनटू लंग्स, ठीक है। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, किसके, एयर एंड फ्लूइड के वापस लंग्स में आने से, ठीक है। जब भी लंग्स का एक्सपांशन एंड एक्सेलेशन होता है, लंग्स के जब एयर को हम एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, उसके साथ में जो इनहेल करते हैं तब तो एयर अंदर आती है, बट एक्सेल के साथ में जो एयर बाहर निकली है, तो एक्सेल के साथ में जो यहाँ पे फ्लूइड बाहर निकला है, उसको वापस अंदर आने से प्रिवेंट करता है, कौन सा, वाटर सील। आपने देखो नाम में यहाँ पे वाटर सील है, वाटर को सील करने वाला सिस्टम क्या है, वाटर सिस्टम। अब देखिए ये क्या करेगा, दिस अलाउ री एक्सपेंशन ऑफ लंग्स एंड
restoration of negative pressure into thoracic cavity। ठीक है, तो ये वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम और क्या करता है, ये हमारे लंग्स के री एक्सपेंशन में मदद करता है, साथ साथ में थोरेसिक प्रेशर के अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। तो अभी यहाँ पे एमसीक्यू क्या पूछा है आपसे कि कंटिन्यूअस बबलिंग दिखाई दे रहा है, तो कंटिन्यूअस बबलिंग दिखाई देने का क्या मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर एयर लीक हो रहा है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है, काफी अच्छा एमसीक्यू है। अगर कंटिन्यूअस बबलिंग दिखाई दे तो क्या हो गया, सिस्टम के अंदर एयर लीकेज है। और अगर एमसीक्यू आपसे पूछे कि शो इंटरमिनेंट बबलिंग, तो देखिए इंटरमिनेंट बबलिंग का क्या मतलब होता है, जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, उसके साथ में जो है वो वाटर सील चिनेज सिस्टम के अंदर वाटर का अप साइड जाना, डाउन जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमिनेंट बबलिंग। ठीक है, ठीक है, तो इंटरमिनेंट बबलिंग क्या है, नॉर्मल कंडीशन में आता है। ठीक है, चेस्ट वाटर सील चेस्ट जिनेज सिस्टम क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन में अगर वर्क करेगा तो वहां पे जो बबलिंग है, बबलिंग मीन्स क्या होता है कि एयर का स्पेस से बाहर निकलना, कौन सी तो वो क्या करेगा, बबल के जैसे बाहर निकलता है। ठीक है, ये हमारा फ्लूइड स्पेस है, यहाँ से एयर बाहर निकलेगा वो टेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम से, तो वो एयर के रूप में बाहर निकलेगा, तो बबलिंग बनेगी। अगर वो इंटरमीडिएट बन रही है, अगर कंटिन्यूस बन रही है तो मतलब क्या है, एयर लीकेज हो रही है, और इंटरमीडिएट बन रुक रुक के बबलिंग बन रही है, तो वो क्या है, इट शोज एयर जो वाटर सील सिस्टम है वो क्या कर रहा है, नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रहा है। एंड नेक्स्ट आपसे एमसीक्यू पूछे, इफ बबलिंग स्टॉप्स, अगर बबलिंग हमें स्टॉप मिल गई है तो इसका नर्स को क्या कंसीडर करना है, इसको कैसे कंसीडर करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज वो किंक हो गई है, अंदर रुक गई है, या फिर मुड़ गई है, या फिर उसका क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया है, या फिर वो क्या हो गई है, डिसकनेक्ट हो गई है। ठीक है, मुड़ गई या फिर डिसकनेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगर कंटिन्यूस बबलिंग आ रही है तो क्या आंसर हो जाएगा, एयर लीकेज हो रहा है। इंटरमिटेंट बबलिंग आ रही है मतलब नॉर्मल कंडीशन है। और अगर बबलिंग स्टॉप हो गई है तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई किंक हो गया, ठीक है, कोई रुकावट आ गई है, ब्लॉकेज आ गया है, या फिर ट्यूब जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। तो ये कुछ एमसीक्यूज है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, एक क्लाइंट है, वो क्या कर रहा है, साइक्लोस्पोरिन को ले रहा है, और नर्स क्या कर रही है, उसको टीच कर रही है। आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट, उसको क्या हुआ है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद में उसको क्या दिया गया है, साइक्लोस्पोरिन दिया गया है। अबाउट की मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन, मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन वो नर्स दे रही है। द नर्स टेल द क्लाइंट टू बी स्पेशली अलर्ट फॉर, अब नर्स क्लाइंट को किसके लिए स्पेशली अलर्ट करेगी, ठीक है, कौन सी ड्रग दे रही है, साइक्लोस्पोरिन, और किया क्या गया उसको, रीनल ट्रांसप्लांट उसको किया गया है। ऑप्शन क्या है, साइन ऑफ इन्फेक्शन का पता लगाना है, हाइपोटेंशन हो तो आपको अलर्ट रहना है, जीआई डिस्टर्बेंस हो तो अलर्ट रहना है, या फिर आपको हेयर लॉस हो तो आपको अलर्ट होना है कि ये कुछ डेंजरस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कौन से साइड इफेक्ट पे अलर्ट रहना है, साइक्लोस्पोरिन ड्रग हम चलाएंगे पेशेंट को उसके लिए। ठीक है, तो पेशेंट को क्या किया गया है, किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया है, दूसरी किडनी लगाई गई है। तो देखिए उसके अंदर डिजीज डोनर से भी ले सकते हैं और लिविंग डोनर से भी अपन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या दिया गया, साइक्लोस्पोरिन की ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू किया है। साइक्लोस्पोरिन किस प्रकार की ड्रग होती है, इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है ये। फर्स्ट टाइम से क्या बनता है कि ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग अपन क्यों देते हैं, जब कभी भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हम देते हैं, क्यों है, क्या रीजन होता है देने का, इट प्रिवेंट द रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने में काम आता है, इसलिए यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं हम। अब देखिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है तो ये एक्शन कैसे करेगी, ठीक है, एक्शन कैसे करेगी, ये टी सेल को इनिबिट कर देगी। ठीक है, टी सेल को क्या कर देगी, इनिबिट कर देगी।
तो टी सेल क्या करती है कि किलिंग पावर रहती है टी सेल के अंदर, तो जो भी ग्राफ्ट आता है तो वो उसको एक जे फॉरेन बॉडी सब्सटेंस के रूप में समझ के उसको डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू कर देगी। ठीक है, इसलिए क्या करेगी ये टी सेल के फंक्शन को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। तो देखिए अब इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, टी सेल एक्टिवेशन का जो टी सेल का वर्क हो गया, कम हो गया। तो टी सेल क्या करेगी, यहाँ पे प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएगी, जो पर्सन क्या हो जाएगा, प्रोन टू इलनेस। ठीक है, इस ड्रग ने ग्राफ्ट से तो बचा दिया है, बट इस पेशेंट को यहाँ पे प्रोन टू इलनेस कर दिया, उसको दूसरी बीमारियां उसको लग सकती है। ठीक है, इसलिए क्या करना, साइक्लोस्पोरिन जब हम देते हैं किसी पेशेंट को, तो पेशेंट को अलर्ट करना है कि आपको क्या करना है, अच्छी लाइफ स्टाइल आपको मेंटेन करनी है, साथ साथ में अलर्ट रहना है कि आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उसके लिए उसको प्रिवेंट करना। इन्फेक्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, अपनी इम्यूनिटी पावर को सप्रेस कर देगी। ठीक है, तो अगर अपनी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह होगा तो हमें उसका पता नहीं लगेगा और वो मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं पता लगेगा, क्योंकि भाई जब ये सेल ही वर्क नहीं कर रही, तो इसलिए अलर्ट रहना है आपको। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, साइन ऑफ इन्फेक्शन का आपको ध्यान में रखना है। बाकी हाइपोटेंशन, जीआई डिस्टर्बेंस, हेयर लॉस, ये यहाँ पे इतने अलर्ट करने वाली बातें नहीं है। हमारा क्या ध्यान में रखना है, साइन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद पर्नीशियस एनीमिया। एक क्लाइंट है, उसको क्या हो गया, पर्नीशियस एनीमिया उसको डायग्नोस हो गया। इन प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट द नर्स एंटिसिपेट दैट द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विद। जब उसका केयर प्लान बनाया गया है, प्लानिंग केयर के लिए प्लानिंग की जा रही है, तो नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी कि इस पेशेंट को किससे ट्रीट किया जाना चाहिए। थियामिन देंगे इसको, आयरन देंगे, विटामिन B12 देंगे, या फिर फोलिक एसिड देंगे। किस प्रकार जो है हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है, डिक्रीज हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल का अमाउंट जो है वो कैसा देखने को मिल रहा है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अब ये इसका रीजन, एक तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकता है, दूसरा ये ऑटो इम्यून भी हो सकता है। ठीक है, ऑटो इम्यून की वजह से भी विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, अब कैसे हो सकती है, तो आंसर पे बात करते हैं सबसे पहले अपन। तो विटामिन B12 से अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब कैसे ट्रीट कर सकते हैं ये भी अपन देखेंगे। सबसे पहले इसका अपन पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ड्यू टू एनी ऑटो इम्यून रिएक्शन, अपनी बॉडी में या फिर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोमक की लाइनिंग जो होती है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाती है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो अब जब स्टमक की इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल म्यूकोसा वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर डिक्रीज और नो, प्लस और क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे, पेराइटल सेल का भी यहाँ पे क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए ड्यू टू ऑटोइम्यून। ठीक है, पेराइटल सेल क्या करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करने में काम आती है। ठीक है, एक्टिवेट करने में काम आती है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर आगे जाके क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आता है। ठीक है, अब जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, पैराइटल सेल नहीं है, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पर्सन को पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्नीशियस एनीमिया कोज करता है। तो इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 है। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यू क्या बनता है इससे, कि विटामिन B12 का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ध्यान में रखना एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम। तो इट लीड insufficient creation of रेड ब्लड सेल। अब यहाँ पे क्या है, रेड ब्लड सेल जो प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं हो, प्रॉपर तरीके से बनेगी नहीं, तो ये किसका टाइप हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा टाइप, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो आपको ये भी एक एमसीक्यू बन गया। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है,
इंट्रिंसिक फैक्टर है, पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज, और साथ साथ में विटामिन ऑटो इम्यून की वजह से क्या हो रहा है, विटामिन बी टू ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा, तो हेल्दी रेड ब्लड सेल यहाँ पे नहीं बन रही है। अब इसके बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम की। स्किन कैसे हो जाएगी पेशेंट की? पेल हो जाएगी। अब देखो एनीमिया हो रहा है तो क्या होगा? वीकनेस होगा, फटीग होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, ग्लोसाइटिस भी इस कंडीशन में देखने को मिलता है, साथ साथ में लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके। अब अगर आपसे एग्जामिनर और आपसे एमसीक्यू पूछ ले कि विटामिन बी12 देना कितना है अगर परनीशियस एनीमिया हो तो, ठीक है, तो ओरली देना है। ओरली कितना देंगे अपन? 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है, 1000 माइक्रोग्राम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द विटामिन बी12, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ विटामिन बी12। ठीक है, तो ये अपना एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। आई होप आपके ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप आगे आप कभी भी इसको नहीं बोलोगे इसके एमसीक्यू को। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, इनसे भी आपको बता दूं, थियामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो पर्सन में क्या होता है? बेरी बेरी हो जाएगा। यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ठीक है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू। A 21-year-old woman is being treated for injury sustained in a automobile accident। एक एक्सीडेंट का केस आया है। वुमेन क्या है? 21-year-old वुमेन है और वो ट्रीट कर रही है, उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इंजरीज के लिए। द पेशेंट हैज ए सेंट्रल वेनस प्रेशर। ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर उसके लिए प्लेस्ड किया गया है। सीवीपी लाइन वहां पे डाली गई है। सेंट्रल वेनस प्रेशर का मतलब क्या हो गया? सेंट्रली जो वेन्स रहती है उनका प्रेशर कितना है उसको मॉनिटर करने के लिए क्या करते हैं अपन? सीवीपी लाइन हम डालते हैं। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट सीवीपी मेजरमेंट रिफ्लेक्ट। तो सीवीपी मेजरमेंट किसका प्रेशर बताता है? तो नर्स इसको क्या समझेगी भाई, सीवीपी का जो मेजरमेंट है ये हमें क्या बताएगा? क्या ये हमें कार्डिक आउटपुट के बारे में बताता है? क्या ये प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है उसको हमें बताएगा? या फिर प्रेशर इन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के प्रेशर को बताएगा सीवीपी? या फिर प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी? सीवीपी किसको बताता है? सीवीपी किसको डिनोट करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ रखा है बठिंडा एम्स के एग्जाम के अंदर जो पीजीआई चंडीगढ़ ने करवाया था। ठीक है, तो इससे आगे और क्या एमसीक्यू बनेंगे हम इसको सोल्व करेंगे अभी। सीवीपी से कैसे किस प्रकार से एमसीक्यू बन सकते हैं। तो जो सीवीपी है, सेंट्रल वेनस प्रेशर के अंदर अपन क्या करते हैं? एक लाइन को हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर लाइन को इंसर्ट करते हैं। तो और ये लाइन कहाँ डालते हैं अपन? सब क्लेवियन वेन में, या फिर जुगुलार वेन में। ठीक है, या फिर बात कर लेते हैं फिमोरल वेन में। ठीक है, इन तीनों वेन से अपन सीवीपी लाइन डाल सकते हैं। ये कहां तक जाएगी आगे? राइट एट्रियम। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर इन द राइट एट्रियम को यहाँ पे असेस करने के लिए हम क्या करते हैं? सीवीपी लाइन को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम के प्रेशर को असेस करने के लिए क्या करते हैं अपन? सीवीपी लाइन को हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है इससे? सीवीपी लाइन इंसर्शन में बेस्ट पोजीशन हम क्या देंगे? तो ट्रेंडलनबर्ग। और सुपाइन पोजीशन जो है वो बेस्ट पोजीशन हम प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, मेजर करना है क्या हमें? सीवीपी प्रेशर को हमें क्या करना है? मेजर करना है। तो देखिए एक पॉइंट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? जीरो पॉइंट। ठीक है, जीरो पॉइंट तक हमें क्या करना होता है? सीवीपी लाइन को हमें यहाँ पे मेंटेन करना होता है। जीरो पॉइंट होता कहाँ पे है? ठीक है, ये यहाँ से एमसीक्यू बहुत बार बना हुआ है कि किसको हम जीरो पॉइंट कंसीडर करते हैं। काफी बार एमसीक्यू पूछा गया है। 5 स्टार मार्क मेरी तरफ से इस एमसीक्यू को। तो देखिए ये लोकेशन कहाँ पे होती है, इस लोकेशन के बारे में एमसीक्यू पूछा गया है। तो ये कहाँ होता है? राइट एट्रियम
using the mid axillary line, fourth intercostal ribs। ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस जगह को अपन क्या कहते हैं, फ्लेबोस्टेक्सिस एक्सिस। ठीक है, तो देखिए ये कोई पर्सन यहाँ पे सो रहा है, ठीक है, ये उसकी क्या है, राइट साइड है। ठीक है, अब सुपाइन सो रहा है, अपन ये अपने को शो कर रही है, कौन सी साइड शो कर रही है, राइट साइड हम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अपने को इमेजिनरी लाइन ये ड्रॉ करनी है। ठीक है, चेस्ट के ऊपर हमें क्या करना है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, और ये कहाँ से होनी चाहिए, राइट एट्रियम के साइड से ये ड्रॉ करती हुई आनी चाहिए। मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, लाइक ये क्या हमारा एक्सिलर से मिड एक्सिलरी लाइन हम डिनोट करेंगे, और जो है वो राइट एट्रियम से आगे जाके मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हमने क्या कह दिया, ये वाला पॉइंट कौन सा है, फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस। तो इस पॉइंट पे जो है वो सीवीपी प्रेशर हमें मेजर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, 0 पॉइंट। ये आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू बहुत बार पूछा हुआ है इस जगह से। ठीक है, इसका डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आज की अपनी क्लास का, द क्लाइंट हैज अंडरगोन ए थायरॉइडेक्टोमी, द नर्स मॉनिटर द साइन ऑफ डैमेज पैराथायरॉइड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है, एक क्लाइंट को क्या हुआ है, थायरॉइडेक्टोमी कर दी गई है। अब नर्स क्या मॉनिटर कर रही है, साइन मॉनिटर करनी है कि अगर वहाँ पे क्या है, डैमेज तो नहीं हुई है वहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड, पोस्ट ऑपरेटिवली देख रही है साइन को। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट डैमेज टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड, कौन सा ऐसा साइन है जो इंडिकेट करेगा कि पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो डैमेज हो गई है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन थायरॉइडेक्टोमी का क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड का डैमेज होना, क्योंकि उसके स्लाइडली पीछे होती है तो डैमेज होने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, टिंगलिंग अराउंड द माउथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या फिर नेक पेन। क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, तो देखिए थायरॉइडेक्टोमी हम किसको कहते हैं, थायरॉइडेक्टोमी कहते हैं अपन रिमूव ऑल पार्ट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड को अपन टोटली थायरॉइड ग्लैंड को हम रिमूव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थायरॉइडेक्टोमी। और ये मोस्ट कॉमन करते कौन सी कंडीशन में है, तो गोइटर में एंड थायरॉइड कैंसर में। ठीक है, गोइटर में करते हैं, थायरॉइड कैंसर में हम इसको यूज में लेते हैं। अब जब थायरॉइडेक्टोमी करते हैं तो पैराथायरॉइड ग्लैंड को भी इंसिजन लग जाता है कई बार पीछे से। ठीक है, क्योंकि ये पोस्टीरियरली लोअर साइड में, पोस्टर साइड में प्रेजेंट रहती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, अब जब ये डैमेज हो जाती है तो इसके अंदर भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो हार्मोन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे। जब डैमेज हो गई है तो वो कैसे हार्मोन फंक्शन करेंगे, तो क्या साइन सिम्टम रहेगा, तो देखिए यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। टिंगलिंग अराउंड द माउथ इज द क्लासिकल साइन फॉर द पैराथायरॉइड ग्लैंड डैमेज। ये क्यों होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब कभी भी हम थायरॉइड ग्लैंड को हम काटते हैं तो यहाँ पे क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड भी इंजरी हो जाती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड में क्या हो गई है, इंजरी हो गई है। तो अभी पैराथायरॉइड ग्लैंड में इंजरी हो गई तो क्या हो जाएगा, लो कैल्शियम लेवल, मतलब क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया को इसने लीड कर दिया है। अब जब हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मस्कुलर स्पाज्म हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट में क्या हो जाएगा, मस्कुलर स्पाज्म हो जाएगा। अब जब हाइपोकैल्सीमिया होता है तो देखिए और दो इंपॉर्टेंट साइन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया का एक साइन ये भी है, टिंगलिंग अराउंड द माउथ, टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है माउथ के पास में। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन क्या है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टिटेनी। अब टिटेनी के अंदर दो इंपॉर्टेंट साइन आते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट साइन है ट्राउजियस साइन, सेकंड चायोस्टेक साइन। ठीक है, ट्राउजियस साइन एंड चायोस्टेक साइन दोनों साइन काफी इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट के हैंड पे अपन क्या करते हैं, बीपी कफ को अपन बांधते हैं। ठीक है, अब बीपी कफ को बांधने के बाद में यहाँ पे अपन इसको इन्फ्लेट करते हैं। अब इन्फ्लेट करने के बाद में अपन उसको 5 मिनट तक अपन क्या करते हैं, होल्ड करते हैं उसी इन्फ्लेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में,
कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। पेशेंट के हैंड में क्या देखने को मिलेगा, कार्पोपेडल स्पाज्म, ठीक है। बीपी कफ इन्फ्लेट कहाँ पर कहाँ तक करते हैं, अबोव सिस्टोलिक प्रेशर, अबोव नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर के ऊपर तक हमें क्या करना है, इन्फ्लेट करना है, 5 मिनट तक हमें होल्ड करना है। तो हम क्या देखेंगे, पेशेंट के हैंड के अंदर क्या मिलेगा हमें, कार्पोपेडल स्पाज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये कौन सा साइन है, ट्रोजियस साइन। और ये पॉजिटिव किसमें होता है, टिटेनी वाली कंडीशन में। टिटेनी क्या होती है, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का यहाँ पे अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा साइन क्या है, चेवस्टेक साइन। तो चेवस्टेक साइन में हमें क्या देखने को मिलता है, जब कभी भी हम फेशियल टेपिंग करते हैं, फेशियल टेपिंग इन फ्रंट ऑफ ईयर या फिर ट्रेगस, तो क्या होता है पेशेंट को, कॉन्ट्रैक्शन इनटू फेशियल मसल्स, ठीक है। फेशियल मसल्स में क्या आता है ना, कॉन्ट्रैक्शन। और ये पॉजिटिव किसमें होता है, ये भी टिटेनी में पॉजिटिव होता है, क्योंकि दोनों ही किसको किसकी वजह से कॉज हो रहे हैं, कैल्शियम का लेवल यहाँ पे कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है, ट्राउजियस साइन एंड चेवस्टिक साइन, किसके अंदर, टिटेनी के अंदर। ओके, तो ध्यान में रखना, एक बार इन दोनों की इमेज भी देख लेना, ताकि आपके नोट सेट के लिए भी इमेज बेस्ड एमसीक्यू आता है नोट सेट में, तो वहां पे भी वो चीज आपके कंप्लीट हो जाए, करेक्ट, ठीक है। बाकी देखिए, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यहाँ एमसीक्यू बनता है एक इंपॉर्टेंट, कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हमें क्यों सुनाई क्यों देती है, जब कभी हम थायराइडेक्टोमी करते हैं तो पेशेंट के अंदर क्या आता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है। अब ये क्यों देखने को मिली, ड्यू टू इंजरी टू लेरिंजियल नर्व, ठीक है। यहाँ पे पीछे हमारा क्या रहता है, लेरिंजियल नर्व निकलती है, और लेरिंजियल नर्व पे अगर कट लग जाएगा थायराइडेक्टोमी करते टाइम पे, तो क्या हो जाएगा, वॉइस कैसे हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, ठीक है, भारी वॉइस हो जाएगी एकदम उस पेशेंट की, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पीछे से निकलती है हमारी लेरिंजियल नर्व, ठीक है। तो इसके अंदर अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉइस प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमारे जो कैल्शियम की कमी की वजह से देखने को मिले हैं, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड के जो पैराथायराइड ग्लैंड अगर कट जाएगी तो क्या होगा, टिंगलिंग अराउंड द माउथ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज गिव अ लाइक थम एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए ट्रांजिएंट स्टेमिक अटैक, पेशेंट को क्या हुआ है, ट्रांजिएंट स्टेमिक अटैक हुआ है, द क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड एस्पिरिन, क्लाइंट को क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, एस्पिरिन दिया गया है, 100 mg बाई माउथ डेली, 100 mg दिया। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट दैट हिज मेडिकेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टू, ये मेडिकेशन क्यों दी गई है उसको, एस्पिरिन क्यों दी गई है, सिंपल आपको यही पूछा गया है। कंट्रोल हेडेक को कंट्रोल करती है, जी हाँ, एस्पिरिन बिल्कुल हेडेक को कंट्रोल करती है। ऑप्शन बी, एनहेंस इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ाएगी आपके, या फिर प्रिवेंट इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ये तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज को बढ़ा देगी, प्रिवेंट नहीं करेगी। डी क्या है, डिक्रीज प्लेटिलेट एग्रीगेशन, प्लेटिलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज करेगी। तो क्या इसका रहेगा करेक्ट आंसर, तो देखिए, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक क्या होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट शॉक, ठीक है। शॉक की कंडीशन में क्या होता है, हाइपो परफ्यूजन, ठीक है। हाइपो परफ्यूजन होना बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर, वो क्या कहलाता है, शॉक। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपो परफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कम टाइम के लिए, तो इसको अपन सिंपल लैंग्वेज समझ सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ठीक है। इट इज द प्रिकर्सर ऑफ द शॉक। अगर किसी पेशेंट में ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक हुआ है तो उसमें 100% नियर बाय 100% चांस होते हैं कि आगे जाके वो उस पेशेंट को शॉक होने वाला है। तो उस पेशेंट को काफी ध्यान रखना चाहिए अपना, कि इसके साइन सिम्टम को अच्छे से समझना चाहिए कि क्या है, किस प्रकार से ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है। तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक पीआईए क्या है, शॉर्ट लास्टिंग न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाता है इसके अंदर, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो
टू द अफेक्टिव ब्रेन रीजन। लाइक ये अपना ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक हुआ। मतलब क्या हो गया, यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है उनके अंदर क्या ऑक्लूजन आ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिसकी वजह से यहाँ की ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो इसको हमने क्या बोला, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोपरफ्यूजन हो गया। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हुए अपन आगे डील करेंगे इस टॉपिक को। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन आने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए इसके साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं अपन। तो क्या रहता है इसका, फ्यू मिनट्स टू फ्यू हार्ट्स तक ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, काफी शॉर्ट टाइम तक ये रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, डिक्रीज फ्लो इन लार्ज आर्टरीज ऑफ ब्रेन। ये भी फ्यू मिनट्स तक ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, आर्टरीज का फ्लो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा ब्रेन में। इसके बाद में क्या हो जाएगा, नम्बनेस, नमनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। फेस कहाँ देखने को मिलेगा, फेस पे, टंग पे, आर्म पे, लेग पे, हैंड पे। ठीक है, अब देखिए यहां से एक मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताता हूं कि अब इस नमनेस का पता लगाने के लिए हमें एक टेस्ट करते हैं। इसका क्या नाम है, बी फास्ट। ठीक है, यहाँ पे फास्ट को मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि फास्ट का क्या मतलब है। जब कभी पेशेंट हमारे पास में आता है और हमें क्या करना है, स्ट्रोक का पता लगाने हैं, तो हम क्या करते हैं, फास्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फास्ट का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे ऐप से क्या हो गया, हम देखेंगे कि उसके फेस की ड्रॉपिंग तो नहीं हो रही, फेशियल मसल्स की ड्रॉपिंग तो नहीं हो रही। ए से हम देखेंगे आर्म वीकनेस है क्या उस पेशेंट में। एस से देखेंगे स्पीच डिफिकल्टी है क्या। टी से हम देखेंगे टाइम टू कॉल 911। ठीक है, तो ये स्ट्रोक के केस में, शोक के केस में ये हेल्पलाइन नंबर है 911। तो देखिए इस वजह से हम क्या करते हैं, अपन किसी भी रैंडम पर्सन के अंदर शोक होता है तो उसको हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, इस क्राइटेरिया के द्वारा, और हम उसको इमीडिएटली इमरजेंसी केस में पहुंचा सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म एक बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान में रखना। फास्ट प्रोटोकॉल हम कहाँ यूज में करते हैं, शोक वाले पेशेंट के अंदर। ओके, और बी से अपन क्या समझ सकते हैं, बैलेंस कैसा है उसका, और आई में विजन देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बी फास्ट करके अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, एस्पिरिन हम इसमें क्यों देते हैं, क्योंकि एस्पिरिन का क्या काम होता है, एंटी प्लेटिलेट एक्शन होता है। ये क्या करता है, डिक्रीज प्लेटिलेट एग्रीगेशन, प्लेटिलेट के एग्रीगेशन को स्टॉप करती है, थक्का जमने से रोकेगी। ठीक है, ब्रेन में क्लोटिंग होने से बचाएगी एस्पिरिन। क्लोट हो जाएगा ब्रेन में तो फिर क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो एक काफ़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है पेशेंट के लिए। तो डिक्रीज प्लेटिलेट एग्रीगेशन, प्लेटिलेट का एग्रीगेशन होने नहीं देगी, इसलिए एस्पिरिन के साथ में हम एक ड्रग को और देते हैं। वो कौन सी ड्रग है, क्लोपिडोग्रेल। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए 70-year-old client confined to her bed ड्यू टू एडवांस पार्किंसन डिजीज। एक 70-year-old क्लाइंट है जो कि क्या है कि बेड में उसको रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि उसको एडवांस पार्किंसन डिजीज है। पार्किंसन डिजीज है बट वो भी क्या है, एडवांस स्टेज की। विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक्स द हाइएस्ट प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट विद पार्किंसन क्राइसिस। क्या पूछा है आपसे, नर्सिंग डायग्नोसिस का आपको देखना है, वो भी कौन सा, हाईएस्ट प्रायोरिटी का नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा इस पेशेंट के लिए। ऑप्शन क्या है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। जब वो पेशेंट खड़ा होगा तो वहां पे उसके अंदर क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, उस पेशेंट का एयरवे क्लियरेंस अफेक्ट हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट इनइफेक्टिव यूरिनरी एलिमिनेशन, यूरिनरी एलिमिनेशन जो है उसका इनइफेक्टिव हो सकता है। और रिस्क फॉर इंजरी, कौन सा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे किसको देंगे हम। तो देखिए पार्किंसन वाले डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, डिक्रीज क्या हो जाएगा, डोपामिन का लेवल। ठीक है, जब इसलिए क्या हो जाएगा, डोपामिन का लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा उसके अंदर,
ट्रेमर भी किस प्रकार के, पिल रोलिंग, यहाँ पे ट्रेमर्स देखने को मिलेगी। ब्रेडिकाइनेशिया देखने को मिलेगा, मतलब मूवमेंट उसके क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, स्टिफनेस हो जाएगी मसल्स के अंदर। माइक्रोग्राफिया देखने को मिलेगा वो, ठीक है, शुरू तो वो बड़े बड़े अक्षर से लेटर से करेगा, बट आगे जाके वो एकदम छोटा छोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होती है, माइक्रोग्राफिया। ओके, इसके बाद में और क्या क्या देखने को मिलता है, कोग व्हील रिजिडिटी, ठीक है। ये पर्सन, अपन नॉर्मल पर्सन एकदम स्ट्रेट रहते हैं, बट पार्किंसन वाले पेशेंट कैसे हो जाएंगे, आगे से झुके हुए रहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोग व्हील रिजिडिटी। नेक्स्ट और क्या क्या देखने को मिल सकता है इसमें, बैलेंस कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपन क्या देंगे इसको, डोपामिन देंगे। डोपामिन में क्या देंगे अपन इसको, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा ड्रग के कॉम्बिनेशन में हम इसको देते हैं, ताकि ये क्या करते हैं, इजीली यहाँ पे क्या करे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे और पेरिफेरली इसका एब्जॉर्प्शन ना हो, ठीक है। तो देखिए, जब पार्किंसन डिजीज और वो क्या है, एडवांस स्टेज की है, पेशेंट को क्या बैलेंस प्रॉब्लम हो रही है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, मसल्स स्टिफ हो गई है, स्लो उसके मूवमेंट हो गए हैं, ठीक है, और उसका ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो सकता है, पेशेंट को रिस्क फॉर इंजरी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इनइफेक्टिव, ये एयरवे क्लियरेंस इसलिए नहीं कहा है अपन ने, क्योंकि पार्किंसन डिजीज में उसका जो एयरवे वगैरह है वो इतने डिस्टर्ब नहीं होते हैं जितना उसको रिस्क फॉर इंजरी यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी अपनी आंसर की, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, रिस्क फॉर इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या है, डोपामिन कहां से रिलीज होता है, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया में कहां पे, सबस्टेंसिया नाइग्रा, ध्यान में रखना, एमसीक्यू पूछा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। एक नर्स क्या करिए, केयर कर लिए क्लाइंट की, क्लाइंट को क्या लगाया गया है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाई गई है, एंड अंडरगोइंग मैकेनिकल वेंटिलेशन। और क्लाइंट किस पे है, अभी मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है। द नर्स कैन हेल्प प्रिवेंट ट्रेकियल डायलेशन। नर्स को क्या करना है, ट्रेकियल डायलेशन से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट, जो कि क्या है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के प्लेसमेंट का कॉम्प्लिकेशन है, बाई मतलब कैसे करेगी वो, ठीक है। सिंपल सा एमसीक्यू आपसे, इसी प्रकार से हमें देखो क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए हमें, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में तो उसका 2-3 टाइप पार्ट कर लो क्वेश्चन का, पहले आपको एक लाइन समझनी है, उसके बाद दूसरी लाइन समझनी है, फिर तीसरी लाइन समझनी है, फिर इन तीनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तो अभी आपसे क्या पूछा है, एक पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाई गई है और वो क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, और उस ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के प्लेसमेंट का कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है, ट्रेकियल डायलेशन, ठीक है। अब इस ट्रेकियल डायलेशन से प्रिवेंट करने के लिए वो नर्स क्या क्या करेगी, ओके, सक्शनिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब फ्रीक्वेंटली, सक्शन करेगी फ्रीक्वेंटली, यूजिंग कफ्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब एंड नॉन कफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, दो टाइप की ट्यूब आती है, तो कफ वाली को यूज करेगी, ठीक है, नॉन कफ नहीं करेगी, कफ को यूज करेगी। यूजिंग द मिनिमल लीक टेक्निक एंड कीपिंग कफ प्रेशर एट लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ठीक है। वो क्या करेगी, कफ का प्रेशर है उसको मिनिमम लीक टेक्निक के साथ में अप्लाई करेगी, और साथ में क्या करेगी, कफ प्रेशर को कितना रखेगी, 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O रखेगी। कीपिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लग्ड, क्या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को वो एनी टाइम वो प्लग्ड रखेगी, ठीक है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा, अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यूजिंग द मिनिमम लीक टेक्निक। तो मिनिमल लीक टेक्निक का क्या मतलब होता है, कि ये क्या करेगी, कफ के अंदर जो एयर अपन भरते हैं ना, ठीक है, कफ को इन्फ्लेट करने के लिए उसमें एयर डालते हैं, तो उसके अंदर एयर को यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे मेंटेन करने का काम करेगी, ठीक है। एयर के वो एयर यहाँ पे मेंटेन करेगी, जिसकी वजह से कफ का प्रेशर भी यहाँ पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो जो यूजिंग मिनिमल लीक टेक्निक एंड कीपिंग कफ प्रेशर लेस देन 25 सेंटीमीटर H2O, ठीक है। अगर इसे प्रेशर लाइक नॉर्मल ट्रेकिया है, इसके अंदर ट्रेकोस्टोमी की गई है, और ये क्या है, कफ है, यहाँ पे कफ को इन्फ्लेट किया, किससे किया, अपन क्या कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं, साथ साथ अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं, एयर को, ठीक है। एयर के साथ अपन क्या करते हैं, इसको इन्फ्लेट करते हैं।
इन्फ्लेट करने का प्रेशर अपन मेजर करते हैं किसके साथ में, मैनोमीटर के साथ में। मैनोमीटर कौन सा, एंड्रॉइड मैनोमीटर। तो अभी एनरॉइड एनरॉइड मैनोमीटर। तो अब देखिए इस कफ का प्रेशर कितना होना चाहिए, लेस देन 25। अगर इसका कफ का प्रेशर अगर 25 से यहाँ पे ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली प्रेशर डालेगा ट्रेकिया पे, और ट्रेकिया कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेकियल डायलेशन हो गया, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेगी, यूजिंग द मिनिमल लीक टेक्निक एंड कीपिंग द कफ प्रेशर लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O। नेक्स्ट MCQ, a client who just received a diagnosis of hepatitis A asked how could I have gotten this disease। एक क्लाइंट को डायग्नोस हुआ हेपेटाइटिस ए और वो पूछ रहा है नर्स से कि उसको ये हुआ कैसे है, उसको ये हाउ कुड आई हैव गोटन दिस डिजीज, मैंने मुझको ये डिजीज हुई कैसे है। व्हाट द नर्स इज बेस्ट रेस्पॉन्स, यहाँ पे नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा। ऑप्शन है, यू कुड हैव कॉन्ट्रैक्टेड दिस बाय यूजिंग आईवी ड्रग, आपको ये आईवी ड्रग्स की वजह से हुई है। यू मस्ट हैव रिसीव्ड एन इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुआ है। यू कॉन्ट्रैक्टेड दिस बाय एंगेजिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हुआ है। या फिर यू मे हैव ईटन कंटामिनेटेड फूड, आपको आपने जो फूड खाया है वो कंटामिनेटेड था, वो खराब था, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब कभी भी कोई पेशेंट कोई पर्सन है वो कंटामिनेटेड फूड खाता है तो उसको चांसेस होते हैं कि यहाँ पे उसको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। ठीक है, अभी अपन बात कर लेते हैं वन बाय वन हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस ए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मैं आपको मेनली एमसीक्यूज बताऊंगा जो एग्जाम में आगे आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है कि इसका रूट, हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड नीडल से फैल सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकता है, इन्फेक्टेड सलाइवा एंड टीयर से भी ये हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। इसके बाद में क्या आता है, हेपेटाइटिस सी, ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस सी उसको होता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, इसके अंदर सिम्टम कैसे आते हैं, तो फ्लू लाइक सिम्टम। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी। ठीक है, हेपेटाइटिस डी कैसे होगा, अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हुआ है उसी को हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए सेम यहाँ पे रूट ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर लीवर फेलियर। ठीक है, ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर लीवर फेलियर, ये भी कंटेमिनेटेड इन सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैल सकता है। नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस ई। ठीक है, ये भी कैसे फैलता है, फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट, इसको ये क्या कहते हैं, मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। क्यों, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के अंदर इम्यून पावर ऑलरेडी कम रहती है, तो और इसको डिक्रीज कर देगा, किसको, इम्यून पावर को। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, ये एमसीक्यू पूछा गया है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। दूसरा नाम क्या है इसका, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। किसको कहते हैं, हेपेटाइटिस ई को। तो हेपेटाइटिस ई और ए किसके साथ फैलते हैं, फीको ओरल के साथ में, बाकी के बी सी एंड डी ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट से फैलते हैं। ठीक है, ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट साथ में फैल सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू,
ओरल पोलियो वैक्सीन अंडर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गिवन टू चिल्ड्रन फॉर व्हाट एज। ठीक है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ओरल पोलियो वैक्सीन हम कितने साल तक के बच्चों को अपन प्रोवाइड करवाते हैं? अप टू 1 ईयर, अप टू 3 ईयर, अप टू 5 ईयर, अप टू 7 ईयर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सभी ने ये वैक्सीन प्रोग्राम के अंदर पार्ट लिया होगा, सभी ने वैक्सीनेशन कराया होगा इसके थ्रू। तो देखिए, अप टू 5 ईयर के जो बच्चे रहते हैं उनको जो है वो ओरल पोलियो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। अप टू 5 ईयर ऑफ एज को 2 ड्रॉप ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन को इसको दी जाती है, वो भी रूट क्या है इसका, ओरली इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज हमने सोल्व किए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। इन टॉपिक्स को भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, हेपेटाइटिस को मैंने थोड़ा कम समझाया क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ जो मैंने एमसीक्यू पढ़ाए हैं उन प्रीवियस क्लासेज में मैंने हेपेटाइटिस को एकदम ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कोई देखना चाहे तो प्रीवियस क्लासेज को कंसिडर कर सकता है, क्योंकि एग्जाम नियर बाई है और अपन एक टॉपिक को बार बार पढ़ाते जाएंगे तो जो बच्चे कंटिन्यू क्लास देखते आ रहे हैं उनके लिए वो सही नहीं होगा। तो उनके लिए भी थोड़ा रिवीजन के टाइप से मैंने बताया हेपेटाइटिस यहाँ पे, नहीं तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ड्रग्स कौन सी काम आती है, किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे एमसीक्यू बनते हैं। नोट सेट के टाइम पे इसको अपन ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अगर आज के एमसीक्यू से कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैंने देखा आप कमेंट नहीं करते हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि आपका जो मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का ये एकदम सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा अपने को आपको अपडेट करने में ये हेल्प मिलेगी कि आगे मुझे कैसे मॉडिफाई करना है अपना टीचिंग पैटर्न, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।